शाम का सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। गांव की गलियों में हल्की सी ठंडक उतर आई थी, लेकिन सान्वी के दिल की बेचैनी अब भी वैसी ही थी, बेमोल, बेकाबू और बेइंतहा। वो खामोशी से छत पर बैठी थी, हाथ में आदित्य की दी हुई डायरी थी, जिसे वो जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। हर शब्द, हर जज्बा जैसे उसके सीने से गुजरता हुआ महसूस होता। उसके कानों में अभी भी आदित्य की वो अंतिम बात गूंज रही थी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं लौटकर जरूर आऊंगा। उसे गए महीनों बीत चुके थे। ना कोई खबर, ना कोई पैगाम, सिर्फ इंतजार और उम्मीद। अचानक छत की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। सान्वी ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी दादी थी, आंखों में चिंता और हाथ में दूध का गिलास। बेटिया, कब तक यूं ही बैठी रहेगी? थोड़ा खा ले, कुछ पी ले। शरीर भी जवाब दे देगा इस इंतजार से, दादी ने धीमे स्वर में कहा। सान्वी ने हल्की मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही अब उसकी भाषा बन चुकी थी। दूसरी ओर शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में आदित्य बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में सुकून। उसके सामने मेज पर कुछ डॉक्यूमेंट्स फैले थे, एक सरकारी संस्था में सेटलमेंट की फाइलें, पासपोर्ट की कॉपी और एक पुराना रजिस्ट्रेशन पेपर जिसमें उसका नाम अब भी एक छोटे गांव के पते के साथ लिखा था। गांव नवलगढ़, जिला झुंझुनू। वो पिछले कई महीनों से भारत में वापस आने की कोशिश में था। विदेश में मिली पहचान, नौकरी, सम्मान, सब कुछ उसने छोड़ दिया था। वजह सिर्फ एक थी, सान्वी। अब और देर नहीं, उसने खुद से कहा और फाइलें समेट ली। अगली सुबह गांव की गलियों में एक अजनबी कार की आवाज गूंजी। गांव के लोग चौंक कर बाहर आए। बच्चे दौड़ पड़े, महिलाएं दरवाजे से झांकने लगी। कार से एक लंबा, छरहरा नौजवान उतरा, जिसकी आंखों में थकावट थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अरे, ये तो आदित्य है, एक बुजुर्ग की आवाज आई। सान्वी उस समय अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसने जैसे ही ये नाम सुना, उसकी सांसें थम गईं। पानी का लोटा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो भागी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेताबी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जिसे उसने सपनों में, दुआओं में और आंसुओं में सहेजा था। आदित्य। उसकी आवाज जैसे खुद उसकी रूह से निकली। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया हो। आदित्य एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया। मैं लौट आया, सान्वी, उसने धीमे स्वर में कहा। सान्वी कुछ बोल नहीं पाई। बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ी और आदित्य की छाती से लग गई। वो लम्हा जैसे सदियों का इंतजार था, जो आखिरकार पूरा हुआ। शाम को पूरा गांव उनके मिलने की बात से गूंज रहा था। लेकिन कुछ लोग अब भी पुराने जख्मों और परंपराओं के पिंजरे में कैद थे। इतनी बदनामी के बाद अब लौट आया है, शहर की हवा लग गई होगी, अब गांव की लड़की याद आई। लड़की वालों को तो शर्म आनी चाहिए। सान्वी ने सुना सब कुछ, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। अब वो सिर्फ प्रेम में नहीं थी, अब वो प्रेम की शक्ति बन चुकी थी। उसने पंचायत बुलाने की ठान ली। अगली सुबह गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। आदित्य और सान्वी वहां पहुंचे, एक साथ, हाथ में हाथ डाले। गांव का मुखिया सामने बैठा था। लोगों की नजरें तनी हुई थीं। मुखिया ने कड़क आवाज में पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? सान्वी ने दृढ़ता से कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब हम अपने रिश्ते को समाज की स्वीकृति देना चाहते हैं, इज्जत से, खुलेआम। आदित्य ने भी कहा, मैं गांव छोड़कर गया जरूर था, लेकिन अपनी मिट्टी को नहीं भूला। अब मैं वापस आया हूँ, सिर्फ सान्वी के लिए नहीं, बल्कि इस गांव के लिए भी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला उठी, सान्वी की दादी। हम सबने देखा है इन दोनों का प्यार। और अगर दो लोग एक दूसरे के लिए इतने सच्चे हों, तो समाज को उनका साथ देना चाहिए, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमत होने लगे। मुखिया ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर गांव की बहू बेटी की इज्जत इसमें है, तो हम इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। सान्वी और आदित्य की आंखों में चमक आ गई, जैसे धड़कनों ने सरहद लंघ ली हो। गांव के छोटे से मंदिर में शाम की आरती गूंज रही थी। हवा में कपूर और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। सूरज डूब रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। आदित्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही ठहराव था।
पास में बैठी सानवी उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम सच में वापस नहीं जाना चाहते? सानवी ने धीरे से पूछा। आदित्य ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने जिंदगी के सबसे जरूरी मोड़ पर तुम्हारा साथ चुना है, सानवी। अब ये रास्ता ही मेरा घर है और तुम मेरी मंजिल। सानवी की आंखें भीग गईं। वो जानती थी, आदित्य का ये फैसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी का भी हिस्सा था। गांव वाले अब भी पूरी तरह आदित्य को अपना नहीं सके थे, लेकिन समय धीरे धीरे जख्मों पर मरहम लगा रहा था। अचानक मंदिर की घंटियों के बीच गांव के सरपंच हरिनाथ जी वहां पहुंचे। उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सानवी और आदित्य उठ खड़े हुए। आदित्य को लगा शायद फिर कोई विरोध होगा, पर इस बार नजारा अलग था। हरिनाथ जी ने आदित्य की ओर देखा और बोले, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। अब वक्त है सच्चाई को समझने का। तुमने जिस तरह गांव की मदद की, खेतों में काम किया, बच्चों को पढ़ाया, वो सब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव की एक बुजुर्ग महिला सामने आई और बोली, सानवी की मुस्कान लौट आई है, और एक बेटी की खुशी पूरे गांव की खुशी होती है। आदित्य ने हैरानी से सानवी की ओर देखा, जो मुस्कुराकर सिर झुका रही थी। हरिनाथ जी ने आगे कहा, हम तुमसे अब कोई सवाल नहीं करेंगे, बस एक निवेदन है, क्या तुम गांव का हिस्सा बनोगे, पूरे मन से? आदित्य की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे सिखाया जाए तो मैं मिट्टी से जुड़ना चाहता हूँ। इस गांव की सांसों में अपना नाम ढूंढना चाहता हूँ। उस पल मंदिर की घंटियां फिर बजी, मानो आशीर्वाद दे रही हूँ। समय बीतता गया। आदित्य और सानवी ने गांव के एक खाली पड़े स्कूल को फिर से शुरू किया। गांव के बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे। आदित्य ने डिजिटल लर्निंग की शुरुआत की, जिसमें शहर से वीडियो क्लासेस मंगवाई जाती। उसकी तकनीकी समझ गांव में एक नई रोशनी लेकर आई। सानवी अब गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी थी। वो सिलाई कढ़ाई और आर्ट की क्लासेस चलाती, जिससे गांव की औरतें कमाने लगी। आदित्य उसका हर कदम पर साथ देता। एक दिन स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ खेलते हुए आदित्य ने पूछा, सानवी, क्या तुम सोचती हो कि हम सही दिशा में हैं? सानवी ने मुस्कुराकर कहा, हमने अपनी मोहब्बत को सिर्फ नाम नहीं दिया, काम दिया है। यही तो असली साथ है, आदित्य। फिर एक दिन गांव में एक खास आयोजन हुआ, धड़कनों की सरहद नामक एक कार्यक्रम, जहां गांव के युवा अपने विचार और कला प्रस्तुत करते। मंच सजा हुआ था और सानवी ने एक कविता पढ़ी, जब तुम आए तो हवाओं में एक नई बात हुई, जब तुम मुस्कुराए तो मेरी तन्हाई भी राहत हुई। कोई सरहद नहीं थी मोहब्बत के इस सफर में, फिर भी धड़कनों ने हर बंधन को लंघ लिया। तालियों की गूंज में आदित्य की आंखें सानवी पर टिक गईं। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी ने एक मुकम्मल मोड़ ले लिया है। जब तालियां थमी, तो वो मंच पर गया और कहा, मैं आज सानवी के शब्दों में नहीं, उसकी नज़रों में जवाब ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए अपना नाम देना चाहोगी? सानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरे गांव के सामने उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। शादी गांव के उसी मंदिर में हुई, जहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ था। कोई बड़ी सजावट नहीं, बस गांव के लोग, मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट। आदित्य और सानवी ने 7 फेरे लिए, लेकिन हर फेरे में एक वादा सिर्फ एक दूसरे से नहीं, गांव से भी किया, साथ निभाने का, सिखाने का, जोड़ने का और मुस्कुराहटें फैलाने का। शादी के बाद मंदिर के बाहर एक छोटी सी बच्ची ने आकर कहा, आदित्य भैया, अब आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे ना? आदित्य ने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, अब तो मैं यहीं का हूँ, और तुम सब मेरी दुनिया हो। सानवी ने पास आकर कहा, और मेरी दुनिया तुम हो, आदित्य। वो दोनों हाथों में हाथ डाले मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे दो धड़कनें अब एक हो चुकी थीं। और वाकई, धड़कनों की सरहद अब नहीं रही, मोहब्बत ने उसे लंघ लिया था।